स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज, जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बुक का चैप्टर नंबर 3 है। हमने प्रीवियस अपनी 11 वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 कवर किए हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कवर नहीं किए हैं तो पहले आप जाके वो वीडियोस देख लीजिए, वहाँ से आप कवर कर लीजिए। देन फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो स्टूडेंट्स आज इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है हमारी। तो चलिए स्टूडेंट्स विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज। अब ये होल्डिंग कंपनीज का क्या मीनिंग है, होल्डिंग्स कंपनी क्या होती हैं वो हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हाँ जी देखिए, when the company acquires the majority share in the ownership capital or is in position to influence or control the management of the other company, the company is called the holding company। क्या बोल रहा है देखिए, when the company acquire the majority share, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेजॉरिटी शेयर को अक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है इन द ओनरशिप कैपिटल में, और इज इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द अदर कंपनी, और एक ऐसी पोजीशन में आ जाती है कि वो सामने वाली दूसरी कंपनी को की पोजीशन को कंट्रोल कर सकती है। द कंपनी इज कॉल्ड द होल्डिंग कंपनी। वो कंपनी क्या कहलाती है? होल्डिंग कंपनी, उसको बोलते हैं हम होल्डिंग कंपनी। एंड द अदर कंपनी इज कॉल्ड द सब्सिडरी कंपनी, और जिस कंपनी को कंट्रोल किया जाता है वो क्या कहलाती है? सब्सिडरी कंपनी। देखिए जैसे मेरी कंपनी है एच लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी है मेरी, ठीक है। मैंने एक कंपनी के 100% शेयर को अक्वायर कर लिया, वो कंपनी है एस लिमिटेड, ठीक है। तो एस लिमिटेड यानी मैं होल्डिंग हूँ, मैंने एक्वायर किया है ना 100% शेयर, तो मैं होल्डिंग कंपनी हूँ, और जिसके शेयर को मैंने एक्वायर किया है वो है सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। समझ में आ गया? मैं होल्डिंग कंपनी हूँ और ये सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए ये तो 100% शेयर अक्वायर करने की बात है। दो टाइप की सब्सिडरी कंपनी होती है, एक तो होती है होली ओन्ड, जिसके 100% शेयर को अक्वायर कर लेती है होल्डिंग कंपनी। एक होती है पार्शली ओन्ड, पार्शली मतलब जिसके मान लो 50% से अबव के शेयर को अक्वायर कर लेती है होल्डिंग कंपनी। होली ओन के 100% शेयर को अक्वायर कर लेती है पूरे के पूरे, और पार्शली ओन के 50% से अबव, यानी कि चाहे वो 51% भी हो तो भी वो क्या कहलाएगी? उसकी सब्सिडरी कहलाएगी, और जो अक्वायर करेगी वो उसकी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से समझ में आ गया आपको? तो चलिए स्टूडेंट्स आगे करते हैं। डेफिनेशंस देखिए, द होल्डिंग कंपनी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ सुपर कॉरपोरेशन विच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेयर ओनरशिप, एक सुपर कॉरपोरेशन कहलाती है जो कि वर्च्यू ऑफ इट्स शेयर ओनरशिप, अपनी शेयर ओनरशिप की वर्च्यू से एनहांस वोटिंग राइट इन अदर कॉरपोरेशन, और दूसरी कॉरपोरेशन में वोटिंग राइट ले लेती। कैसे लेती है? क्योंकि वो उसके शेयर को खरीद लेती है, परचेज कर लेती है, या तो 100% या मेजॉरिटी शेयर। मेजॉरिटी क्या होता है? देखो मेजॉरिटी शेयर होता है 50% से अबव शेयर अगर मैंने खरीद लिए हैं, चाहे वो 51% क्यों ना हो, तो वो मेजॉरिटी होती है। 50% से ऊपर वाली मेजॉरिटी होती है, और 50% से नीचे वाली, चाहे वो 49% क्यों ना हो, वो माइनॉरिटी होती है, ठीक है, याद रखना। हाँ जी, इज़ अ पोजिशन टू एक्सरसाइज कंट्रोल और मेटेरियलिटी इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट ऑफ दूज अदर कॉरपोरेशन नोन एज सब्सिडरी। वो जो कंपनी है जिसने होल्डिंग करी है, जिसने ओनरशिप ले ली है दूसरी कंपनी की, वो इस पोजीशन में होती है कि वो कंट्रोल कर सकती है मेटेरियलिटी इन्फ्लुएंस कर सकती है उसकी मैनेजमेंट को, जिसकी कंपनी के शेयर्स को उसने खरीदा है, यानी सब्सिडरी कंपनी को, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 287
The Companies Act 2013, one company can become a holding company of another in any one of the following three ways. होल्डिंग कैसे बन सकती है? 3 वेज है, देखिए. फर्स्ट, बाय कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी, दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोजिशन को कंट्रोल करके, सो दैट इट इज़ एबल टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी विदाउट कंसल्टिंग एनीवन. वो क्या कर सकते हैं? अपॉइंट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं किसी भी एनी वन ऑफ या मेजोरिटी को, डायरेक्टर्स को. बट such a power exercised by it is a fiduciary capacity in its capacity as a trustee or by virtue of the loan given by it will not make it a holding company. बस लेकिन ये पावर एक्सरसाइज जब फिड्यूशरी कैपेसिटी होती है ना, तब जाके होल्डिंग कंपनी नहीं कर सकती. ठीक है. दूसरा, बाय होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर और इक्विटी शेयर्स इन अदर कंपनी. पता ही है, हमने बात कर ली मेजोरिटी लेके. जब मेजोरिटी ले लेगी तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी. तीसरा, बाय कंट्रोलिंग अ होल्डिंग कंपनी विच कंट्रोल्स अनदर सब्सिडरीज और अ सब्सिडरीज. देखिए कैसे बन सकती है. ये मान लो ये एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है. इसके अंदर इसके अंडर 2 सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है. ये एक बड़ी होल्डिंग कंपनी है, इसके अंदर सब. आप क्या करो, इस होल्डिंग कंपनी की भी होल्डिंग कंपनी बन जाओ, ठीक है. तो आप इसको भी होल्ड करोगे, इसको भी होल्ड करोगे फिर, और इसको भी होल्ड करोगे, है ना. क्योंकि ये इन दोनों की सब्सिडरी थी और आपने इसको अपनी सब्सिडरी बना दिया है, तो नेचुरल सी बात है ये भी आपकी सब्सिडरी बन गई. ठीक है. आगे देखिए, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी. अब मैंने बताया था आपको 2 टाइप्स की सब्सिडरी कंपनी होती है. एक होती है होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, एक होती है पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी. दिस इज द कंपनी इन विच 100% ऑफ द शेयर एंड वोटिंग राइट्स आर ओन्ड बाय द होल्डिंग कंपनी. कि 100% शेयर्स और जो वो हैं, क्या कहते हैं, वोटिंग राइट्स हैं, वो किसके पास आ जाते हैं? वो होल्डिंग कंपनी के पास आ जाते हैं. ठीक है. और पार्टली ओन में मेजॉरिटी आती है इनके पास. दिस इज द कंपनी इन विच मोर 50% बट लेस देन 100%. 50% से मोर, 100 से कम. ठीक है. और वोटिंग राइट्स आर ओन्ड बाय द सब्सिडरी कंपनी. In this type of subsidiary, some of the shareholder of the subsidiary do not sell their shares to the holding company. इसमें जो भी शेयर होल्डर हैं कुछ, वो अपने शेयर सेल नहीं कर सकते होल्डिंग कंपनी को. एंड दिस शेयर होल्डर आर नोन एज माइनॉरिटी शेयर होल्डर. यानी कि जिनके पास 50 से कम शेयर हैं, 50% से कम शेयर्स हैं, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहलाते हैं. द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन द एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी इज कॉल्ड द माइनॉरिटी इंटरेस्ट. जो इंटरेस्ट उनको पे करेंगे वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा. ठीक है. अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट देखिए, बेटर क्वालिटी डिसीजन. होल्डिंग कंपनी जो है बेटर क्वालिटी डिसीजन लेती है. ठीक है. क्योंकि उसके पास पावर है, मैनेजमेंट की अच्छी पावर है. द होल्डिंग कंपनीज अलाउ द बेटर क्वालिटी डिसीजंस एट ऑल लेवल ऑफ द कंपनी. हर लेवल कंपनी के. द होल्डिंग कंपनी कंसंट्रेट ऑन द कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज एंड द ऑपरेटिंग लेवल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. तो बेटर क्वालिटी करती है, ये क्वालिटी देती है, बेटर क्वालिटी के डिसीजन लेती है. सेकेंड, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करती है. होल्डिंग कंपनी फैसिलिटेट द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्स ऑफ द कंपनी. द होल्डिंग कंपनी पूल्स द रिजर्व ऑफ ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेज. क्या करती है? ये रिजर्व्स को पूल करती है. ठीक है. थर्ड, ईजी मेथड ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोल. ईजी मेथड ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोल को लेने का ईजी मेथड. थ्रू दिस मेथड ऑर्गेनाइजेशन हैव टू स्पेंड लेस इन एक्वायरिंग द कंट्रोल ऑफ द अदर कंपनी. कम पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं दूसरी कंपनी के जो कंट्रोल को एक्वायर करने के लिए, ग्रहण करने के लिए. ठीक है. रिड्यूसेस कंपटीशन अमंग द 2 कंपनी. देखो, जब हम होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी को क्या कर लेती है, होल्ड कर लेती है, तो वो दोनों एक ही बन जाती है. ये भी उसको मैनेज कर रही है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को भी मैनेज कर रही है, तो दोनों का कंपटीशन ख़त्म हो जाता है. तो कंपटीशन कम हो जाता है. ठीक है. क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये कंपनी भी सोप बना रही थी, और ये थी होल्डिंग कंपनी, और जो ये सब्सिडरी कंपनी थी ये भी सोप बना रही थी. सॉरी. तो इसने इसको क्या कर लिया, अक्वायर कर लिया.
होल्डिंग ने सब्सिडरी को अक्वायर कर लिया, तो दोनों में जो कंपटीशन था वो ब्रेक हो गया। ये भी यही चला रही है, अब एच ही चला रही है और इसको भी एच चला रही है, तो कंपटीशन खत्म हो गया है ना, कंपटीशन रिड्यूस हो गया। ईजी रीड फ्रॉम सब्सिडरी, सब्सिडरी से ईजी रीड कि अगर आप कोई सब्सिडरी के शेयर्स को अक्वायर कर लेते हो तो उसको बेचना ईजी होता है, ठीक है, ओपन मार्केट में हम उसके शेयर को बेच सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट्स, separate identities are maintained by both the companies so they can avail the tax benefit by carrying forward their losses of the previous year। देखो दोनों कंपनी अलग अलग हैं, एच अलग है यानी होल्डिंग अलग है, सब्सिडरी अलग है, दोनों कंपनी को क्या मिलता है दोनों कंपनी को टैक्स बेनिफिट अलग अलग मिलते हैं क्योंकि वो अपनी लॉसेस को जो प्रीवियस ईयर में है उसको कैरिड फॉरवर्ड करके आगे ले आते हैं, ठीक है, तो दोनों को मिल सकते हैं कैरिड टैक्स बेनिफिट। आगे देखिए, efficient management, it become easier to manage both the companies as both the companies maintain their separate identities। नॉर्मल सी बात है, दोनों चाहे बेशक उसने एक्वायर कर लिया लेकिन सेपरेट आइडेंटिटी तो है, एच अलग है, एस अलग है। तो आगे दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, ठीक है। 8 एनहांसेस कॉर्पोरेट प्लानिंग, the holding company is able to concentrate on the corporate planning, acquisition and update technology and building of corporate culture on sound business principle, ठीक है, corporate planning को enhance करती है। 9th managerial and commercial culture, the management of the holding company promote the commercial and management culture instead of bureaucratic culture। क्या करती है ये managerial and commercial culture को क्या करती है, enhance करती है, आगे बढ़ाती है, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं होल्डिंग कंपनी के, देखिए क्या क्या है। ये सीक्रेट रिजर्व रख लेती है अपने पास, तो देखिए टू द डेटरमेंट ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट द अनस्क्रपुलस डायरेक्टर्स कैन ईजिली क्रिएट सीक्रेट रिजर्व। देखिए सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो इन्हीं के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, तो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को दिया जाता है उसके बीच में वो क्या रख लेते हैं, सीक्रेट रिजर्व अपने पास चोरी से बचा कर रख लेते हैं पैसों को, ठीक है, ये आएगा। तो ये डिसएडवांटेज हो गई। डिफ़िकल्टी इन असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कि एक्चुअली में जो सब्सिडरी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है हमें नहीं पता चलता, डिफ़िकल्टी आती है बहुत ज़्यादा। मिसमैनेजमेंट, ढंग से कार्य नहीं किया था। व्हेन द होल्डिंग कंपनी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट इज मोर एंड देयर इज अ नो इक्विवेलेंट मैनेजमेंट एफिशिएंसी इन इट्स रिजल्ट्स द मिसमैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। अगर होल्डिंग कंपनी की जो कॉन्स्टिट्यूंट्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है तो वो प्रॉपर मिसमैनेजमेंट करेगी, ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पाएगी। आगे देखिए, फ्रॉड इन इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, देखिए दो कंपनी हैं, इसके बीच में पता है कि होल्डिंग ही चला रही है इसको, तो दोनों कंपनी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसके डायरेक्टर भी इसके हाथ में, इसके डायरेक्टर भी इसके हाथ में, तो अपने अकॉर्डिंग ये क्या करवा लेती है कि भाई ये ट्रांजैक्शन करनी है, ये मेरे अकॉर्डिंग जिससे मुझको फ़ायदा हो रहा है, चाहे माइनॉरिटी इंटरेस्ट सामने वाले को कम जाए, बस ऐसा काम करो फ़ायदा मेरे को ज़्यादा हो, तो ये क्या करवाती हैं, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को फ्रॉड वे में करवा लेती हैं, ठीक है। डायरेक्टर को फोर्स्ड अपॉइंटमेंट करवा लेती हैं कि हम इस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, सब्सिडरी को, इसके डायरेक्टर भी हम अपॉइंट करवाएंगे और फोर्स करके हम बोल देते हैं कि यही पर्सन को डायरेक्टर रखेंगे हम, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यूएशन में डिफ़िकल्टी होना। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वैल्यू द स्टॉक एज द स्टॉक ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंटर कंपनी गुड्स। इंटर कंपनी मतलब देखो पता नहीं चलता कि ये इसका स्टॉक है या इसका स्टॉक है, होल्डिंग का है, सब्सिडरी का है, इसलिए स्टॉक के वैल्यूएशन में थोड़ा मुश्किल आती है। Operation of minority shareholder, there is always the fear of operation of minority shareholder. The financial and other resources are totally managed in a way that suits the interest of the holding company। मतलब कि minority shareholder को हमेशा खतरा रहता है किस चीज़ का, क्योंकि देखो जो होल्डिंग कंपनी है ना वो सब्सिडरी कंपनी को इसी तरीके से चलाएगी जिससे सिर्फ उसको लाभ हो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भाड़ में जाने दो, इस तरीके से वो वर्क करती हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब अगर हम बात करते हैं कि होल्डिंग कंपनी अपने बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह कैसे बनाती है, देखिए नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं वो कैसे बनाती है, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट ऐसे बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। और अगर होल्डिंग कंपनी के बारे में बात किया जाए तो उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनती, सिंपल उसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो देखिए क्या है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Consolidated financial statements are the statements which are prepared by the holding company for the group of enterprises controlled and owned by it. Consolidated financial statements वो statement है जो prepare की जाती है holding company के द्वारा for the group of enterprises controlled, जिस ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस को वो कंट्रोल कर रही हैं और ओन कर रही हैं। These financial statements present the financial information about the holding company and its subsidiary as a separate entity. ये क्या करती हैं ये क्या करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये प्रेजेंट करती है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिखाती है अबाउट द होल्डिंग कंपनी, कंपनी की होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, और सब्सिडरी के एज अ सेपरेट एंटिटी की दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट द फॉलोइंग, क्या क्या फॉलो करती हैं ये जो स्टेटमेंट्स हैं, देखिए। फर्स्ट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय द ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेज, कि कौन कौन से कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेज के द्वारा मतलब ऑन किए गए हैं, होल्डिंग कंपनी ऑन कर रही है। द ऑब्लिगेशन ऑफ द ग्रुप, और उस ग्रुप की ऑब्लिगेशंस उत्तरदायित्व क्या है। थर्ड, द रिजल्ट अचीव बाय द ग्रुप विद इट्स रिसोर्सेज, की अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके उस ग्रुप ने कौन कौन से जो रिजल्ट हैं अचीव करे हैं। और देखिए एक चीज़ और है कि जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। कभी भी आपसे अगर कोई MCQ ही पूछ ले, वैसे तो आते नहीं है MCQ, बट नेट के एग्ज़ाम जब आप देते हो ना, NET नेट, NTA नेट, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक मिनट, कि जो होल्डिंग कंपनीज हैं उसकी जो अकाउंट्स होती हैं, यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, वो AS स्टैंडर्ड यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके अंदर आते हैं, तो वो AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अंडर आते हैं, याद रखना, ठीक है। आगे, बेनिफिट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या क्या बेनिफिट्स हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, देखिए। फर्स्ट, यूनिफाइड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ये ऐसा एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा पता चलता है कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की क्या इमेज है, क्या पोजीशन चल रही है, ठीक है। आगे देखिए, असरटेनमेंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, कि जो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की गई है तो उसके ऊपर क्या ROI मिल रहा है, क्या ROI मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रही है। क्योंकि देखो सब्सिडरी के अंदर हमने इन्वेस्ट ही करा है, जब उसके शेयर को अक्वायर किया है तो उसके जो शेयर अक्वायर करने के बाद हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, उस चीज़ की असरटेनमेंट अपने को किससे होती है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से। आगे देखिए, मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी, कितनी लिक्विडिटी है हमारी, कितनी जल्दी हम अपने जो एसेट्स को कैश में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की मैनेजमेंट होती है। द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द होल्डिंग कंपनी एज अ होल। द स्टेटमेंट हेल्प्स द इन्वेस्टर्स टू इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी एंड टेक देयर डिसीजन अकॉर्डिंगली। स्टेटमेंट क्या हेल्प करती है इन्वेस्टर्स को कि वो इवेल्युएट कर सके कि कंपनी की क्या एफिशिएंसी है एंड टेक देयर डिसीजन थ्रोली, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या कर सकती है, अपने डिसीजन लेगी कि इसके अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। असरटेनमेंट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक होता है ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू निकालना वैल्यू ऑफ शेयर्स की, कि जो शेयर्स हमारी कंपनी के हैं उसकी ट्रू वैल्यू क्या है। द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी आर नेसेसरी टू असरटेन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब कुछ एडवांटेजेस भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो देखिए क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसके। फर्स्ट देखिए, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, इसके थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है जो मिसलीड करती है। इफ द एक्टिविटीज ऑफ सब्सिडरी कंपनी डू नॉट मैच विद द अदर कंपनीज ऑफ द ग्रुप, इट मिसलीड द इन्वेस्टर इन टेकिंग द डिसीजन। देखिए इन्वेस्टर्स कैसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के थ्रू,
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। लेकिन अगर मैच ही नहीं हो रही है वो दूसरे ग्रुप से, तो वो कैसे उसके थ्रू मतलब डिसीजन ले सकता है, वो उसको मिसलीड करेंगे वो इन्वेस्टर्स को, ठीक है। कंसीलमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छुपाया जाता है इसके अंदर। व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज इन द ग्रुप आर एग्रीगेटेड, सम टाइम द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज कंसील्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी और ग्रुप की सारी इकट्ठी बना लेते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ छुपाया जाता है, जिससे कि क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को सारी वो इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो मिसलीड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कवर। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, इसमें हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी, डेफिनेशंस पढ़ी, टाइप्स पढ़े, सब्सिडरी कंपनीज़ के एडवांटेज पढ़ी, होल्डिंग कंपनीज़ की कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ी होल्डिंग कंपनी की। देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, वो किन किन स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करता है, और देन किस वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और बेनिफिट्स क्या है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, और अंत में हमने पढ़ा डिसएडवांटेज ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड स्टूडेंट्स, आई होप जो आज मैंने आपको टॉपिक कराया है होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडरी कंपनीज के बारे में, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। एंड प्लीज़ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आपको मेरी फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।